नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान दिनों दिन तेज हो रहा है। हरियाणा में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज लोकतंत्र 2014 में हम बात करेंगे सिंधु दुर्ग की, बताएंगे गढ़चिरौली और भंडारा के क्या है मुद्दे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, हर वर्ग के विकास का दावा, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बेहतर भविष्य का वादा। एनडीए से अलग नहीं होगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कहा। महाराष्ट्र के सारे सांसद दें इस्तीफा, तभी शिवसेना के नेता छोड़ेंगे मंत्री पद। दोनों राज्यों में रैलियों का सिलसिला शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 अक्टूबर से रैलियां, सोनिया गांधी भी करेंगी जनसभाएं। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या बड़ा चुनावी मुद्दा, गढ़चिरौली और भंडारा में सभी पार्टियों का विकास पर जोर। और विकास का मोहताज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा सोनीपत, खराब सड़कें और बेरोजगारी बनी चुनावी मुद्दा। और लोकतंत्र 2014 में सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में हर तबके के विकास का वादा किया गया है। पार्टी ने राज्य में चल रहे विकास के कामों को विस्तार देने की भी बात कही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को पंचकुला में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई लोक लुभावन वादे किए। सभी का विकास कांग्रेस के घोषणा पत्र का अहम ऐलान है। गरीबों के लिए 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल देने की बात कही गई है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। राज्य के युवा मतदाताओं का खास ध्यान रखा गया है, जिसके तहत हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाने, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए महिला बैंक खोलने, हरियाणा पुलिस में 15% भर्ती का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरियाणा के हर जिले को साफ सुथरा बनाने की बात कही है। आम जनता को राहत देने के लिए बिजली के दामों में कमी का वादा भी है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दोनों घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करने का दावा किया। जो घोषणा पत्र में लिखा है सारी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पहले 2005 के हमने घोषणा पत्र क्या लागू किया, 2009 में किया, हमने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शकील अहमद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, नवीन जिंदल समेत कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशाल दहिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के जींद से। विशाल, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तमाम उसमें वादे जरूर किए गए हैं। 3 रुपए किलो में चावल देगी कांग्रेस, ये वादा किया गया है। हर जिले में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। महिलाओं के लिए पुलिस में आरक्षण की बात की गई है। उनको ज्यादा तादाद में भर्ती किए जाने का वादा किया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या कैसा रिस्पॉन्स मिला है इस घोषणा पत्र को फिलहाल? देखिए दीपक, जहां तक घोषणा पत्र की बात है तो सबसे आखिरी में कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है और निश्चित रूप से जिस तरह की प्रॉमिसेस की गई हैं, जिस तरह के वायदे किए गए हैं, इसमें वो जमीनी स्तर की हकीकत से अगर देखा जाए 10 साल राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक सरकार चलाई है प्रदेश में, तो निश्चित रूप से जो विकास के जो दावे थे वो भी सामने रहेंगे। लेकिन वादे जिस तरह के किए गए हैं, हर जिले में विश्वविद्यालय यानी कि लगभग 20 विश्वविद्यालय हरियाणा में होंगे। उसके अलावा हर तहसील में एक कॉलेज होगा, हर ब्लॉक में एक आईटी कॉलेज होगा। तो ये सब वायदे थोड़ा सा हकीकत से थोड़ा सा परे देखे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विपक्षी पार्टियों का भी यही आरोप है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो एजुकेशन का सेक्टर है या फिर जो हेल्थ का सेक्टर है,
उसमें ज्यादा ध्यान कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई और इन जो आरोपों का जवाब शायद कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के तहत देने की कोशिश की है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो SYL नहर का मुद्दा है, सतलुज यमुना लिंक नहर का जो मुद्दा है, उसको लेकर अभी भी जो मुख्य पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। आज कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में आरोप लगाया ओम प्रकाश चौटाला की INLD पर के उनके राज में, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कोताही की वजह से ये जो SYL नहर का काम है वो ठीक तरीके से पूरा नहीं हो पाया। इसी तरीके के आरोप इससे पहले INLD ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पर लगाए थे और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस और INLD दोनों पर लगाए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां तक किसानों की बात करें, क्योंकि जो SYL के तहत जो पानी आना है वो हरियाणा का काफी बड़ा इलाका है, जिसमें उस पानी की वजह से जो खेती है उसकी उपज पर असर पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। SYL नहर का मुद्दा बहुत बड़ा है और आने वाले वक्त ही फिलहाल ये बताएगा कि जनता इन दावों पर, इन वादों पर कितना विश्वास करती है। इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के 3 दिन के दौरे के तहत आज करनाल के नीलोखेड़ी में जनसभा की। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हरियाणा में विकास और सुशासन कायम करना है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को 7 चक में हरा भरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं कांग्रेस भी जनता में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जनाधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में रैली की। उन्होंने कहा कि लोगों का बीजेपी से विश्वास खत्म हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। हरियाणा में सोनिया गांधी 4 अक्टूबर को महम और तोशाम में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। आगे भी उनका कई जगहों पर रैलियों का कार्यक्रम है। वो महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगी। हालांकि राहुल गांधी के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी दोनों प्रदेशों में कुछ रैलियों के साथ साथ रोड शोज भी कर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर के मतदान के लिए सोनीपत में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस चुनावी मौसम में सोनीपत जिले का जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर सोनीपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़े इस जिले में सोनीपत विधानसभा सहित कुल 6 सीटें हैं। जिले की 90% आबादी शहरी इलाके में रहती है, लिहाजा खराब सड़क और निकास की व्यवस्था चुनाव में बड़ा मुद्दा है। रास्ते इतने खराब हैं, डेंजरस हैं, जो कि बिल्कुल जो एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आम पब्लिक आती है वहाँ पे। तो सरकारी स्कूलों में अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन अपने परिश्रम से जीत के आ जाता है उसको करोड़ों रुपए देने का कोई लाभ नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों में एक तबका ऐसा भी है जो पिछले कुछ वर्षों के कामकाज से संतुष्ट है। पहले किसी सरकार ने 40-50 साल से किसी को काम नहीं करा। पहले काम रूटीन वाइज होते तो ये काम पहले हो जाने थे। थोड़े थोड़े हर एक सरकार करती आती तो हो जाते। कांग्रेस, INLD और बीजेपी समेत सभी पार्टियां शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सोनीपत के जन जन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो और हमने उसको पूरा करने के प्रयास ना किए। लोग सोचते हैं, पूरे देश में लोग कहते हैं कि NCR में लोग जो हैं पूरी सुविधाओं से संपन्न हैं और बेरोजगारी नहीं हो सकती। और मैं जहाँ तक सोनीपत की बात करूँ, हर घर में बेरोजगार युवक बैठे हैं। पिछले 5 साल विधायक था यहाँ बीजेपी का, उसे काम की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, खाली विरोध की तरफ ध्यान दिया। उद्योग धंधों से जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ के विकास की गति धीमी रही है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखी है, उनका मानना है कि सत्ताधारी पार्टी का यहाँ नहीं जीतना इस धीमेपन की वजह है। जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास गई
और सिर्फ एकमात्र सोनीपत की सीट ऐसी थी जो बीजेपी के पास गई। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि बीजेपी, चूँकि विधायक बीजेपी का था यहाँ पे, इस वजह से उस गति से जिस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि विकास होंगे, तो वो नहीं हो पाया। 3 बड़ी पार्टियों की उठापटक के बीच मतदाताओं के पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी, सोनीपत। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी एनडीए से अलग नहीं होगी। इधर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने भी इस्तीफे की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रोज बयान बदल रहे हैं। उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र से जीते सभी 42 सांसद इस्तीफा दें, तभी शिवसेना सरकार से अलग होगी। तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, जोड़ने वाले हैं और कायम रखने वाले हैं। पंजाब में भी आप सारे लोग समझ सकते हैं, वहाँ जाकर आप पूछ लो वहाँ अकाली दल के साथ क्या चल रहा है, बगल में हरियाणा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया है, ये सारी बातें आप देख लो। इस बीच केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने भी दावा किया है कि उनके इस्तीफे की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सरकार एनडीए की है और एनडीए की सरकार में शिवसेना का योगदान है। जो महाराष्ट्र से 42 सांसद चुन के आए हैं उसमें शिवसेना का योगदान है और इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल उठता नहीं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि गठबंधन टूटने के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमने हर संभव कोशिश की कि अलायंस हो, लेकिन नहीं हुआ। तो अब नहीं हुआ, ये हो गया, यानी दैट स्टेज हैज, वो चल गई स्टेज। भले ही दोनों दल गठबंधन पर सियासी समर में उलझे हैं, लेकिन चुनाव बाद दोबारा गठबंधन की संभावना से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से जीते सभी सांसदों के इस्तीफे की शिवसेना की मांग भी एनडीए में बने रहने की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को केंद्र और एनसीपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बावजूद राज्यपाल विद्यासागर राव ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि एनसीपी ने सोची समझी रणनीति के तहत 144 सीटों पर चुनाव लड़ने और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की। उन्होंने एनसीपी को गठबंधन में टूट के लिए दोषी करार दिया। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया था। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर से दोनों राज्यों में अपनी प्रचार रैलियां शुरू करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में दोनों प्रदेशों की पार्टी इकाइयों ने इसके लिए योजना भी तैयार कर ली है। हरियाणा में मोदी की पहली रैली 4 अक्टूबर को करनाल में होगी, जबकि इसी दिन महाराष्ट्र में कोल्हापुर से नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का आगाज होगा। हम दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडरशिप पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में और हरियाणा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रचार की कमान संभालेंगे। 4 अक्टूबर से उनकी कई जगहों पर रैली होनी है। हरियाणा में वो करनाल से शुरुआत करने वाले हैं अपनी रैली की और साथ ही साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र से वो अपनी रैली का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र की खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला विकास की दौड़ में काफी पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहां नक्सली संगठनों को जड़ें जमाने का मौका मिला है। गढ़चिरौली जनजाति बहुल इलाका है और विकास यहां बड़ा चुनावी मुद्दा है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण जिला है, जहां खनिज संपदा भरपूर है। वेनगंगा यहाँ की जीवन रेखा है, जिससे जिले के बड़े हिस्से को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। घने जंगलों से घिरे गढ़चिरौली में आबादी करीब 9,70,000 है। शिक्षा, रोजगार और नक्सली हिंसा यहाँ अहम चुनावी मुद्दा है, जबकि चुनावी मुकाबला कांग्रेस और शिवसेना के बीच माना जा रहा है। रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड हेल्थ,
I would say these are the 4 aspects. Like agricultural development comes at a very later stage. गढ़चिरौली जिले में 3 विधानसभा सीट हैं और तीनों ही अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की अमरोरी सीट से कांग्रेस के आनंद राव गंगाराम की जीत हुई थी। गढ़चिरौली से कांग्रेस के ही नामदेव दालूजी चुनाव जीते थे, जबकि नक्सल प्रभावित अहेरी सीट पर निर्दलीय अतराम दीपक की जीत हुई थी। सबसे पहले तो बेरोजगारी है, बाद में सिंचन की सुविधा नहीं है। यहाँ पे 3 जो बड़े बड़े डैम के काम रुके हुए हैं, वो प्रायोरिटी से लेके हम लोग काम करेंगे। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा जिला है। सरकारी योजनाओं का यहाँ सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ गढ़चिरौली शिक्षा सुविधाओं की कमी से भी जूझ रहा है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त महाराष्ट्र के अहमदनगर से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, जब भी महाराष्ट्र का जिक्र आता है तो 2 तस्वीरें जहन में उभर कर आती हैं सामने। एक तो मुंबई की चकाचौंध, शहरिया चकाचौंध जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ विदर्भ का इलाका गढ़चिरौली जैसा नक्सल प्रभावित इलाका। जाहिर है इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या उत्साह देख रहे हैं आप? ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों के बीच में हैं, मुद्दे आप तमाम देख रहे होंगे। कितना उत्साह है लोगों में और कितने तैयार हैं लोग इस बार मतदान के लिए? देखिए, अहमदनगर का जो इलाका है वहां पर अगर हम राजनीतिक दलों की मौजूदगी की बात करें तो यहाँ पर जो चारों ही दल हैं, जो बड़े दल, जो इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पास यहाँ कुल मिला के इस पूरे जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4 कांग्रेस के पास है, 3 शिवसेना, 3 बीजेपी और 2 एनसीपी के पास है। लेकिन क्योंकि 2009 के चुनाव में 2 गठबंधन थे और उन्होंने अपने आपसी समझौते के आधार पर एक दूसरे के लिए जमीन तैयार की थी, लेकिन इस बार क्योंकि चारों की राहें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, तो एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगने का जो खतरा है वो जरूर है सबके मन में, और इसीलिए एक दुविधा में जरूर है सभी राजनीतिक दल। लेकिन अगर हम यहाँ मुद्दों की बात करें, अहमदनगर हालांकि ये कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण है सियासी लिहाज से, ऐतिहासिक लिहाज से महाराष्ट्र का, लेकिन यहाँ पर उद्योगों के न पनपने की वजह से, बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से यहाँ पर उद्योग नहीं पनप पाए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे इलाके में। यहाँ पे बिजली कटौती की शिकायतें लोग करते हुए हमें मिले, बुनियादी जो ज़रूरतें वो लोगों की पूरी नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि जो शुगर मिल या जो गन्ना किसान हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो इस अहमदनगर ज़िले के भीतर ही आते हैं, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है इस बार। इन सारे जो मुद्दे हैं इनके मद्देनज़र, और जब हम कहें कि एक नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं इन चुनावों में, जब चारों दल अपने अपनी राह चल चुके हैं, इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण होगा और बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस एक ज़िले में चारों ही दलों की उपस्थिति बहुत दमदार रही है, वो जब अलग अलग रास्ते चल रहे हैं तो किस तरह के परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं। वाकई में बिल्कुल प्रणव, अहमदनगर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इस बार ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो चारों बड़े दल हैं जिन्होंने अब राहें जुदा कर ली हैं, उनका हश्र अंततोगत्वा क्या होता है, जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ इलाके के किसान भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से इलाके में किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। विदर्भ के किसानों का मुद्दा इस बार चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है। किसान श्यामराव कपास के बीज बो रहे हैं, इस उम्मीद में कि इससे होने वाली आमदनी से वो पिछले 4 सालों का कर्ज चुका पाएंगे। मगर मुश्किल ये है कि श्यामराव के पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है और उसने ये खेत 50,000 रुपए की गारंटी पर दूसरे किसान से लिया है। श्यामराव ने 2010 में एक साहूकार से 2 लाख का कर्ज लिया, मगर कपास उत्पादन से इतनी आमदनी नहीं हुई जिससे वो कर्ज अदा कर पाते। कर्ज के इसी कुचक्र ने 4 साल पहले उनके चचेरे भाई की जान ले ली थी। पैसे नहीं मिलता, अब देख हमारा वो खेत देखो, हाँ। पूरा आधा खेत पानी से गया, हाँ। ठेका से वो ठेके वाले से ठेका देना पड़ता हमको।
श्यामराव और उनके चचेरे भाई से अलग विदर्भ क्षेत्र के दूसरे किसानों की हालत नहीं है, जहां कर्ज में डूबे किसान पिछले 20 सालों से आत्महत्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1995 से अब तक महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीते सत्र में 18 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र में पिछले साल 3,149 किसानों ने आत्महत्या की। 2012 में यह आंकड़ा 3,786 था, जबकि 2011 में 3,337। किसान ऊंचे ब्याज दरों पर साहूकारों से उधार ले लेते हैं, जिसकी अदायगी उन्हें मुश्किल में डाल देती है। महाराष्ट्र सरकार ने साहूकारों पर लगाम लगाने के लिए मनी लैंडिंग एक्ट पारित किया। इसमें किसानों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार देने के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान है। 1999 से लागू इस अधिनियम का अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। कम से कम 800 से ज़्यादा रुपए लगते हैं और 1 एकड़ को खर्चा कम से कम तो आता है, वो 40 के आसपास आता है, 40,000 के आसपास आता है। इस चुनावी मौसम में विदर्भ के किसान मानसून में देरी की वजह से राहत पैकेज चाहते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से साहूकारों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग भी कर रहे हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और उम्मीद करते हैं कि विदर्भ के किसानों की सूरत कम से कम इस विधानसभा चुनाव के बाद जरूर बदले। आगे बढ़ते हैं। सिंधु दुर्ग कोंकण इलाके में महाराष्ट्र का आखिरी जिला है। जिले की सीमाएं गोवा से मिलती हैं। यहां कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस जैसे राजनीतिक दलों की दमदार मौजूदगी है। कांग्रेस के नारायण राणे जिले के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस जिले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के अग्रिम किले सिंधु दुर्ग के नाम पर पड़ा। ये किला मालवान के समुद्री तट के पास है। किले की खासियत ये है कि अरब सागर से आते जहाज इस किले को नहीं देख सकते, लेकिन किले में मौजूद सिपाही हर गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। ये जिला काजू की खेती के लिए भी मशहूर है। टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है और टूरिज्म के माध्यम से अगर विचार सोचना होगा तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। सिंधु दुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इनमें से एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी का कब्जा है। इनमें से 2 सीटों पर नारायण राणे और उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद इस चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ मजबूत है। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने से कांग्रेस को फायदे की उम्मीद है। काफी तरक्की डेवलपमेंट के काम किए, वो काम देखते हुए हमें आम जनता कांग्रेस को वोट करेंगी। गोवा से सीमा लगने की वजह से प्रशासन ने कई जगह चेक पोस्ट बनाए हैं ताकि गैर कानूनी गतिविधियां रोकी जा सकें। नाम क्या है? सिंधु दुर्ग में साक्षरता 100% है। चाहे वो शिवसेना हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सभी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन इस जिले में मुख्य लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में होने की उम्मीद है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, मालवान, सिंधु दुर्ग। और लोकतंत्र 2014 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।